हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लूसेंट लूसेंट का निचोड़। यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारी ये लूसेंट की बुक चल रही है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगा। तो आइए चलते हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीरीज चल रही है आपकी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सभी प्रश्नों का निचोड़ है। सभी ये जो लूसेंट बुक है हमारी, तो इस लूसेंट बुक का जो जीएस जीके है बहुत ही ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सुपर फास्ट रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो भी पूछा गया है। किस में पूछा गया है? यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2004 में। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखिए यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, तो यूपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और बाकी एसएससी, बैंक, सीजीएल और जितने भी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है क्लास। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चार ऑप्शन दिया गया है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संसद के तीन सदस्य होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो ये आपके तीन हैं और ये आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। उपराष्ट्रपति नहीं है। संसद के तीन ही सदन होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आपको पता चल गया। और उपराष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को, ऐसा कौन सा भाग है, किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यहाँ पर और चार ऑप्शन है: प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या फिर भारतीय मतलब संविधान के सभी अनुच्छेदों को। किसको? तो यहाँ पर देख रहे हैं संविधान की आत्मा कहा गया है जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रस्तावना के नाम से। और ये प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था प्रस्तावना। इसी को इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका, प्रियम्बल, इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। उद्देशिका दूसरा शब्द है इसका, उद्देशिका। हमें जो पुस्तकों में अगर इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा तो उद्देशिका मिलेगा, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ पर शब्द दर्शाया गया है हम भारत के लोग। और भारत के लिए जो कि बहुत बड़े बड़े जो शब्द लिखे गए हैं सब प्रस्तावना में निहित हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये प्रस्तावना को ही दी गई है। इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन आपका 1994 में बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी अर्थात बिहार स्टेट पीसीएस में वहाँ पर पूछा गया था ये क्वेश्चन 1994 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं 1916 में, 1917 में, या 1918 में, या फिर 1921 में। तो देख रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। पटना जो न्यायालय था इसकी स्थापना 1900 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अगर बात करते हैं तो 1916 के दशक में और 1915 के दशक में हमारे भारत में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे और उस समय 1914 से लेके 1918 तक के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, जहां पर महात्मा गांधी ने उन मजदूरों को उनका अधिकार दिलाया था। 1921 की अगर बात करें, 1920 में ये असहयोग आंदोलन चलाया और 1921 में और भी कई आंदोलन चले। तो यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए, अगर स्थापना उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में अगर देखा जाए कि न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो अगर देखा जाए कैसे हुए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सन 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रश्न है हमारा, तो ये 2008 में एसएससी की उसमें आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एसएससी में ये पूछा गया है। हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर किया जाता है या कैसे किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता है, तो प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है, तो उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपका संसद के सदस्यों द्वारा या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो इज द करेक्ट ऑप्शन होगा संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट देती है और अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट ना देकर बाकी संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं 5वां नंबर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये देखिए स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले है या नहीं है। नहीं जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी आधार पर ये पीसीएस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन शब्द है हमारा नहीं, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और कर्नाटक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपका जो विधायिका द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक कर लीजिएगा कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है या नहीं है। तो ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, बट यहाँ पर मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में देख रहे हैं भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार अर्थात मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। जैसे कि आंसर राइटिंग अगर हम यहाँ पर आंसर राइटिंग अगर करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है महिला सशक्तिकरण में, ये क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एसी वगैरह भी हम लिख सकते हैं उसमें। तो देख रहे हैं भारत में पहली बार महिलाओं को
मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 में, 1926 में या 1933 में या फिर 1936 में? तो यहाँ पर देख रहे हैं 1920 में। कब हुआ? 1926 में, सॉरी। यहाँ पर देख रहे हैं बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 1926 में। अगर 1920 की बात की जाए तो यहाँ 1920 के तहत तो यहाँ पर देख रहे थे कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। 1926 के दशक में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट थे वो चल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए तो उस समय महिलाओं को पहले जो भारतीय संस्कृति हमारी रही है तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर महिलाओं को भारत में बहुत कुछ, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है उसमें कई ज़्यादा रूढ़िवादिता शामिलित रही है जो कि महिलाओं को बहुत कुछ करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर वैदिक कालीन सभ्यता में देखा जाए तो महिलाएं जो हैं तो बहुत सारी, जैसे कि वेद पुराण वगैरह लिखे गए उनमें महिलाओं की सहभागिता रही है। जैसे कि अपाला महिला हो गई और घोषा, अपाला घोला घोषा ये महिलाओं के ही नाम हैं जो कि ऋग्वेद और ये वैदिक कालीन सभ्यता में इनके नाम देखने को मिलते हैं इतिहास में। और बाकी का अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो है महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय रही और जो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन 1926 जब हमारा आधुनिक भारत आया, लोग शिक्षित हुए, लोग जागरूक हुए, महिलाएं भी जागरूक ही हुई तो वो अपना अधिकार भी मांगने लगी और उन वर्ष 1926 में ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो चलते हैं, देख रहे हैं कि वर्ष 1926 ईस्वी में ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जो कि संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया जो कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला, दूसरा, सातवां या नवां? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला, देखिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। जो पहला अर्थात पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसी अधिनियम में ही नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो जिस समय हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मात्र 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूची 8 अनुसूची थी और इसके बाद में और भी बहुत सारे संशोधन हुए। तो 8वीं अनुसूची जब संविधान बना था उस समय 8 ही अनुसूची थी। लेकिन संविधान संशोधन के तहत जो पहला संविधान संशोधन हुआ तो पहले ही संशोधन में ही नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची पहले संशोधन में ही नवी अनुसूची जोड़ी गई और वर्तमान में इस समय 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए अभी ये क्वेश्चन हो चुका है तो पहला ही है। चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां नंबर। तो ये हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए जिस समय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? फंडामेंटल राइट्स थे 7। लेकिन बाद में सातवां जो था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया और बाद में इसे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही वर्तमान में हैं जो कि इस भारतीय सभी नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन लागू कर सकता है? भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं तो जो लागू करता है उसी के पास मौलिक अधिकारों को छीनने का भी अधिकार रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अगर बात करें कि हमें हमें संपत्ति का अधिकार, सॉरी, हमारे पास जो समानता का अधिकार दिया गया है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो अगर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हम उल्लंघन करते हैं तो हमारे वो अधिकार हमसे छीने भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है? लागू करता है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन है हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत के जो मौलिक अधिकार हैं तो वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात ए और बी दोनों आपके सही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों पर लागू होता है अर्थात दोनों लागू करते हैं। जो हमारा हाई कोर्ट है या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। अगर स्टेट की बात की जाए हाई कोर्ट की तो अपने राज्य पर लागू करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए उच्चतम न्यायालय की तो पूरे भारत देश अर्थात पूरे देश पर लागू करते हैं, क्योंकि ये कानून जो बनता है वो पूरे देश के लिए बनता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखते हैं 73वें संविधान संशोधन जो किया गया उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अगर नवी अनुसूची की बात की जाए तो जो पहला अधिनियम था, पहले अधिनियम जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की, यहाँ भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो नवी तो नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि नवी तो पहले संविधान संशोधन में नवी जोड़ी गई थी 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 73वें संविधान संशोधन में जो जोड़ी गई थी वो सी आपका सही होगा 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है तो वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन की द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर विधान परिषद की बात की जा रही है, किस राज्य में या किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ये आरआरबी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या फिर बिहार में या फिर उत्तराखंड में। तो देखते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है ये उत्तर प्रदेश यूपी अर्थात उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही सन 2000 ईस्वी में ही ये कटकर उत्तराखंड राज्य बना, जिसमें कि विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, बाकी अपने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2008 में पूछा गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 11वां नंबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ये भी आपका आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 2 या 3 या 4 या फिर 1। 2, 3, 4 या 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतीय जो संसद है तो संसद है संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। अगर बात की जाए संसद के अंगों की तो कितने अंग हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिसमें कि पहला है राष्ट्रपति। यहाँ पर देखना है पहला है राष्ट्रपति। अगर दूसरा की बात की जाए तो दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो ये संसद के 3 अंग हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ये देखिए एसएससी में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं, तो मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है। ये मूल संविधान का हिस्सा था या फिर चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो यहाँ पर कब ये जोड़े गए, तो यहाँ पर देख रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा मूल संविधान का हिस्सा थे। देखिए जिस समय ये भारतीय संविधान बन रहा था उस समय ये मौलिक अधिकार जो थे
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी समय इनको बनाकर इसमें शामिल कर दिए गए थे। लेकिन जो भारतीय भारतीय जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं तो वो मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया और ये रूस के संविधान से लिए गए थे। लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं हमारे पहले से ही मूल संविधान का हिस्सा थे। क्या थे? पहले ही मूल संविधान का हिस्सा थे। ये बाद में नहीं जोड़े गए बल्कि पहले ही बन गए थे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन करता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर प्रस्तावना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न हमारा है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात अगर की जाए तो ये तो पूरी तरह से करते हैं, और अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये भी करते हैं, अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो ये भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तीनों में अगर कोई बात अगर लिखी हुई है तो सभी जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब लोकतंत्रात्मक के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, और जो देश का कानून चलता है वो लोकतंत्र के आधार पर चलता है। और ये सारे जो नियम बनाए गए हैं वो सब देश की जनता के लिए ही बनाए गए हैं, अर्थात जनता का शासन अर्थात लोकतंत्र। तो यहाँ पर देख रहे हैं उपर्युक्त सभी, जो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, उपर्युक्त सभी। तो सभी जो संविधान का जो अंश है तो सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का काम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं, मौलिक अधिकार भी करते हैं और प्रस्तावना भी करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं भारत में एकल नागरिकता का की अवधारणा अपनाई गई है। कब अपनाई गई है? किस आधार पर? कहाँ पर? किस देश में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंग्लैंड से, या फिर यूएसए से, या फिर कनाडा से, या फिर फ्रांस से। देखिए भारत में कहा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है तो किस देश से अपनाई गई है? हमारे भारत देश में जो एकल नागरिकता की अवधारणा जो अपनाई गई है वो किस देश से अपनाई गई है? तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड कहाँ पर पड़ता है? ये ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन का ही शहर इंग्लैंड है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो देखिए बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात बिहार पीसीएस में 2008 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वैसे बात की जाए तो भारत देश में हमारे 22 भाषाएं, जो मुख्य भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 22 भाषाएं जो हैं, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और लेकिन यहाँ पर कहा गया है कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 भाषाएं जो हैं, 14 भाषाएं जो हैं तो वो सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आपका सी होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं सी, ये सी है और ये आपका डी है, ये सी है आपका और ये डी है। और अभी हमने बताया तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डी नहीं बल्कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 22 भाषाएं जो भारत की संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
अब यहाँ पर कौन सी 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण देखने को मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, देख रहे हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, अर्थात भारतीय संविधान में जो न्यायालय है, तो क्या क्या न्यायालय के द्वारा किस पर परिवर्तन किया जा सकता है? तो नीति निदेशक तत्वों में, या प्रस्तावना में, या मूल कर्तव्यों में, या फिर मूल अधिकारों में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शिक्षा एवं संवैधानिक, यहाँ पर देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी हैं, और धार्मिक मौलिक जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 6वां अधिकार है। यहाँ पर ये 6 मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार हैं, इसको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है, अर्थात इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द इसमें लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा संशय वाले हैं, जो थोड़ा सा विवादित भी हैं। तो यहाँ पर मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, इन पर न्यायालय क्या कर सकता है? यहाँ पर परिवर्तन कर सकता है। बल्कि नीति निदेशक तथ्यों पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर प्रस्तावना पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, मूल कर्तव्य है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 17वां प्रश्न हमारा आ चुका है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये MPPSC 2006 में पूछा गया है, अर्थात ये MP मध्य प्रदेश की PCS एग्जाम में, स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2006 में। यहाँ पर देख रहे हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो भारत में, या कनाडा में, या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर देख रहे हैं डेज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि यहाँ पर जो वहाँ के अमेरिका के नागरिक हैं, उनको दोहरी नागरिकता का प्रावधान प्रदान किया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 18 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न हमारा है, ले लोक लेखा समिति के सदस्य। यहाँ पर देख रहे हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, और किन्हें चुना जा सकता है और किन्हें नहीं चुना जा सकता? तो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं, तो किन्हें चुने जाते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, या फिर लोकसभा के सदस्यों को ही केवल चुना जाता है, या फिर राज्यसभा के सदस्यों को ही केवल चुना जाता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। और संसद के जो 2 सदन होते हैं, वो कौन कौन से? वैसे तो 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा, राष्ट्रपति को हटाएं तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, तो लोक लेखा समिति को के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। अब कब किया गया था? देख रहे हैं UPPCS ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। UPPCS 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं 1950 में, 1953 में, या 1956 में, या फिर 1961 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 20 में लिखा हुआ है, बट ये डाउट है। यहाँ पर बी आपका करेक्ट गलत होगा, और ये 1956 जो है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पर देख रहे हैं 1956 जो है,
1956 जो है, तो ये आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, अर्थात भाषा के आधार पर। भाषा, ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है और तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। एक बार और भी इसे इसे थोड़ा सा देख लेना, 1956 ही करेक्ट होगा अथवा नहीं, बट हमारे हिसाब से तो 1956 ही इसका करेक्ट है, 1953 नहीं। चलिए, आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर करेक्ट क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ये देखिए, आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 9 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन के जो सत्र जो चलते हैं, संसद के जैसे राज्यसभा और लोकसभा का जो सत्र चलता है, तो कितने महीनों का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 महीने। 6 महीने 6 महीने के अंतराल, इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो आपका से यहाँ पर देख रहे हैं बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके चल रहे थे और ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेट पीसीएस जो है, तो इसकी जीएस जीके की क्लास ये आपकी चल रही है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट जो आप ये देख रहे हैं, ये लूसेंट का निचोड़ यहाँ पर लेकर आए हैं, जो सुपर फास्ट रिवीजन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप ये, तो इस क्लास को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।